Friends, it's Kaushik here. Today we will also continue with the topic of modern history, Gandhian era from 1914 era to 1922. ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जनरली ज़्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री में से ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से कवर करते हैं. तो अपन डिस्कस करते हैं 1914 एरा से. 1914 जो एरा था, मैं नॉर्मल आपको टाइमलाइन बताऊंगा आज और ब्रीफ डिस्कशन दूंगा 22 एरा तक के. जो सबसे पहला अगर अपन देखते हैं, सबसे पहला 1914 के अंदर जो मैस्करी हुआ था वो हुआ था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चालू हुआ था. ठीक है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चालू हुआ तो ब्रिटिशर्स का ये कहना पड़ा था कि ठीक है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चालू हुआ तो ज़्यादातर ब्रिटिशर्स में जो ट्रूप्स थे वो इंडियन ट्रूप्स थे. ठीक है, 1914 के अंदर रिलीज ऑफ तिलक फ्रॉम जेल हुआ. तिलक जेल से छूटे, उसके बाद उन्होंने होम रूल लीग बना ली. होम रूल लीग बनाई उन्होंने एनी बीसेंट के साथ. होम रूल लीग सबसे बड़ा मास मूवमेंट था आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल. तो होम रूल लीग के अंदर क्या कहना था, होम रूल लीग ये कहना चाह रही थी कि ठीक है आप हमारे ट्रूप्स ले सकते हो, लेकिन ट्रूप्स के बदले आप हमको क्या दोगे. ट्रूप्स के बदले जितनी भी लॉयलिटी होगी सोल्जर्स की, जो भी चीज़ें हम मतलब जो भी सोल्जर्स गवाएंगे वो आपको वापस बेनिफिट के साथ देना पड़ेगी. लेकिन ब्रिटिशर्स वो चीज़ नहीं मान रहे थे. सबसे बड़ा मास मूवमेंट हुआ था होम रूल लीग का. उसके बाद में अगर अपन बात करें तो गदर पार्टी फॉर्मेशन होता है. लाला हरदयाल, बरकतुल्ला खान, कुछ लीडर्स मिलकर सेंट फ्रांस के अंदर गदर पार्टी बना लेते हैं. उनका ये कहना पड़ता है कि इंडिया में मास मूवमेंट तो चल ही रहा है, अपन बाहर भी इन्फ्लुएंस करते हैं मास मूवमेंट का, जिससे लोग प्रोत्साहित हो गए और ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाने में हमें आसानी होगी. ठीक है, गदर पार्टी फॉर्मेशन होता है. उसके बाद में अगर अपन बात करें, सबसे मेन टॉपिक आता है गांधी जी. ठीक है, गांधी जी. फिर उसके पहले एक चीज़ और छूट गई है. उसके पहले एक आता है लखनऊ पैक्ट. लखनऊ पैक्ट 1916 में साइन होता है. लखनऊ सेशन के अंदर क्या होता है, लखनऊ सेशन के अंदर होता है रिन्यूफिकेशन ऑफ कांग्रेस. अब कांग्रेस रिन्यू होगी, मतलब मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट को रिन्यू किया जाएगा. इसके अंदर एक एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट चालू होता है जो चालू करते हैं मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ जुड़ जाती है. कांग्रेस उनको सेपरेट इलेक्टोरेट देने का वादा कर देते हैं. मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ जुड़ती है. बट क्यों जुड़ती है यार, वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्यों जाती है. वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इसलिए जाती है क्योंकि वो पार्टीशन ऑफ बंगाल के बिल्कुल खिलाफ थे. और जो भी उनको इंस्पिरेशन मिलती है जिन्ना की प्रेजेंस में वो मिलती है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से. ये दो मेन रीजन रहते हैं कि मुस्लिम लीग जाती है अगेंस्ट में, किसके, ब्रिटिशर्स के. सबसे मेन रीजन तो ये था, वो सबसे मेन रीजन ये है कि वो पार्टीशन ऑफ बंगाल के बिल्कुल खिलाफ रहते हैं. ठीक है, अब अपन बात करें, अपना लखनऊ पैक्ट हो गया 1916 में. अब अपन गांधी की बात करें तो गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे. ठीक है, साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने कुछ मास मूवमेंट्स किए थे. 1857 से 1814 में गांधी जी कहाँ थे, साउथ अफ्रीका में. तो उन्होंने वहाँ पे कुछ मास मूवमेंट्स किए थे. जैसे कि उन्होंने वहाँ पे भी मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट फेस अपनाया था. मॉडरेट फेस में उन्होंने क्या किया, जब बोर्ड्स वॉर चल रहा था, क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चलता था व्हाइट और ब्लैक के बीच में, तो ब्लैक लोगों ने क्या किया, जो वहाँ पे ब्लैक की पॉपुलेशन थी, उन्होंने बोर्ड्स वॉर करवा दिया 1899 में. तो उसमें गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया. एम्बुलेंस हॉस्पिटलिटी सबको प्रोवाइड की, मतलब जो भी ट्रीटमेंट वगैरह देंगे वो गांधी जी देंगे. लेकिन गांधी जी को उसके बाद समझ में आ गया यार इसका कोई फायदा नहीं है. टेढ़ी उंगली कभी सीधी नहीं हो सकती, मतलब ब्रिटिशर्स कभी वो अपनाएंगे नहीं जो गांधी जी उनको बोलेंगे. तो गांधी जी ने क्या किया, एक्सट्रीमिस्ट फेस अपना लिया. एक्सट्रीमिस्ट फेस में उन्होंने क्या किया, पोल टैक्स जो फार्मर्स को, इंडियन फार्मर्स को साउथ अफ्रीका में पे करना पड़ता था वो खत्म करा है. $3 जो उनको पे करना पड़ता था. ठीक है, उसके बाद में क्रिश्चियन मैरिज लॉ के हिसाब से जो भी मैरिजेस होती थी वो उन्होंने एबॉलिश कराई. उसके बाद में जो भी वहाँ पे लेबर्स हो गए उनके पास एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड होगा कि ठीक है हमारा आइडेंटिफिकेशन कार्ड है. ये एक्सट्रीमिस्ट एरा गांधी जी ने अपनाया. फिर गांधी जी इंडिया आए उसके बाद. तो गांधी जी ने इंडिया में भी 3 मूवमेंट्स कराए थे. सबसे मेन चंपारण मूवमेंट जो हुआ था. ठीक है, चंपारण के अंदर सबसे मेन 2 चीज़ें होती है. एक तो 3 कटिया सिस्टम उन्होंने एबॉलिश करवाया और एक तो इंडिगो की जो भी कल्टीवेशन होता था उसको खत्म करवाया. लेकिन इसमें सबसे मेन चीज़ थी, सबसे पहले उन्होंने खत्म करवाया था 3 कटिया सिस्टम. उसके बाद कुछ डी के बाद वहाँ पे खत्म हुआ था इंडिगो कल्टीवेशन. वो लोग इसलिए चाहते थे ब्रिटिशर्स, लेकिन फार्मर्स ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि इंडिगो की जो भी मार्केट की कीमत थी वो बहुत कम थी, मतलब, और उनको 3/20 जो भी लैंड थी उसमें इंडिगो का कल्टीवेशन करना था. तो फिर फार्मर सोच रहे थे यार हम इंडिगो को ही कल्टीवेशन करेंगे. इंडिगो एक तो पहले फर्टिलिटी हटा देती है पूरे लैंड की, अब फर्टिलिटी हट जाएगी तो फिर हम अपनी जो जमीन है उसको उपजाऊ कैसे बनाएंगे. तो गांधी जी आए, गांधी जी ने वो चीज़ रिजॉल्व कराई. चंपारण के बाद वो खेड़ा मूवमेंट हुआ. खेड़ा मूवमेंट के अंदर भी सेम वही चीज़ आ रही थी. खेड़ा मूवमेंट के अंदर भी यही चीज़ बोली गई कि जो भी मूवमेंट्स चल रहे हैं, जो भी खेड़ा के अंदर मूवमेंट, रोड वाली सिस्टम जो भी चल रहा है वो आपको खत्म करवाना पड़ेगा. 1/4 जो भी टैक्सेशन आप ले रहे हैं वो नहीं लेना चाहिए क्योंकि फेमाइन की कंडीशन चल रही है.
ठीक है। तो खेड़ा मूवमेंट में भी गांधी जी सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, चंपारण जो मूवमेंट था वो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था। सबसे पहले एक चीज याद करिए, सिविल डिसोबीडियंट और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में अंतर क्या होता है। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का मतलब होता है कोई भी आप गवर्नमेंट लॉस ब्रेक करोगे उसको सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट बोलेंगे। और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट मतलब विदाउट ब्रेकिंग ऑफ गवर्नमेंट लॉस आप खुद की कुछ पॉलिसीज लेके आ रहे हो, खुद चेंजेस लेके आ रहे हो, उसको अपन बोलेंगे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। गांधी जी का सबसे पहला सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था चंपारण मूवमेंट। गांधी जी का सबसे पहला नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था खेड़ा मूवमेंट। गांधी जी का सबसे पहला फास्ट टू डेथ मूवमेंट था कौन सा, अहमदाबाद के अंदर जब 33% प्लेग बोनस की डिमांड पीजेंट्स ने रखी थी और उसको नकार दिया था, गांधी जी ने उस चीज में भी अपोज किया था। तो गांधी जी ने सबसे पहले फास्ट स्ट्राइक की थी कहाँ पे, अहमदाबाद में। उसके बाद में खिलाफत क्वेश्चन आता है 1918 के अंदर। खिलाफत क्वेश्चन अपन और डिटेल में देखेंगे कि कैसे खलीफा को हटाया गया था टर्किश ने, और ये भी वॉयलेंट मूवमेंट ही था। उसके बाद में मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है 1919, ठीक है। मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के अंदर भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, सेंट्रल और प्रोविजनल लेवल। प्रोविजनल लेवल के अंदर दो लिस्ट दी जाती है, रिजर्व और ट्रांसफर लिस्ट। रिजर्व लिस्ट के अंदर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स रखे जाते हैं जो इंडियंस के लिए बिल्कुल बेनिफिशियरी नहीं है, जैसे कि लैंड, ठीक है, जैसे कि लैंड हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया, हेल्थ हो गया, ये सब इंडियंस को दिया जाता है। और ट्रांसफर लिस्ट के अंदर जो रहता है सब मेन इंपॉर्टेंट चीजें रखी जाती है, जैसे कि अपन रखते हैं लॉ एंड ऑर्डर, टैक्सेशन, और ये दिया जाता है ब्रिटिशर्स के हाथ में। और लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो भी इंडियन मेंबर्स होते हैं उनके हाथ में दी जाती है ट्रांसफर्ड लिस्ट, ठीक है। ये होता है 1919 चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के अंदर। इसके अंदर वोट टू वुमेन्स दिया जाता है, बट यूनिवर्सल वोट्स नहीं दिए जाते। उसके बाद में इसके अंदर अपन एक चीज़ और देखेंगे, इसके अंदर डायरची सिस्टम फॉलो किया जाता है, मतलब ड्वेल गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है। उसके बाद में अब मेन चीज़ इसके अंदर अपन देखते हैं, अब ये जो ब्रिटिशर्स थे वो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी अपनाते थे। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी मतलब पहले कैरेट दी, कैरेट इन द फॉर्म किस सेंस में कैरेट दी, उन्होंने चेम्सफोर्ड रिफॉर्म लेके आया 1919 में। उसके बाद स्टिक पॉलिसी, अब कांग्रेस ये चीज नहीं एक्सेप्ट कर रही है तो स्टिक पॉलिसी क्या ला सकते हैं भाई, रॉलेट एक्ट। सबसे मेन एक्ट होता है रॉलेट एक्ट। उसके अंदर क्या बताया उन्होंने, रॉलेट एक्ट के अंदर ये बोला गया कि विदाउट वारंट आपको जो भी दिखे उसको आप अरेस्ट कर लो और अरेस्ट करके सीधे जेल में डाल दो। इस चीज़ का अपोज किया, जोर शोर से अपोज किया जाने लगा। हरियाणा और पंजाब में भी इसका अपोज किया। सैफुद्दीन किचलू जो सबसे मेन लीडर थे पंजाब के, उन्होंने भी इस चीज़ का अपोज किया, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया, ठीक है। इस चीज़ का डिस्कशन करने के लिए बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए 1919 में। सबसे बड़ी मिस्करी हुई वहाँ पे, जनरल डायर ने वहाँ पे क्या करवा दिया, शूट आउट एट साइट ऑर्डर पास करवा दिया, जहाँ पे बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। इसके लिए हंटर कमीशन बनी। हंटर कमीशन ने डायर को बिल्कुल बेगुनाह माना गया, बोले कि उन्होंने कोई गलती ही नहीं की है। इसके कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का टाइटल त्याग दिया। कुछ लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो भी मेंबर्स थे उन्होंने अपना पद छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद में गांधी जी चालू करते नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920 जो चालू होता है नागपुर सेशन के अंदर। इट्स इंपॉर्टेंट, जैसे कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के अंदर गांधी जी सारी जो भी बाइकॉट, वही स्वदेशी वगैरह कॉल जो भी देना रहता है उनको, स्वराज कॉल, स्वदेशी कॉल, बाइकॉट द फॉरेन गुड्स, वो सब देते हैं, ठीक है। कोई भी टैक्सेशन पे नहीं करेगा। ये जैसे ही चल रहा था, फिर 1922 के अंदर मेन एक चीज आ जाती है, चोरा चोरी इंसिडेंट्स। गांधी जी अहिंसा के बिल्कुल खिलाफ थे। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट भी अहिंसावादी नहीं था, नॉन कॉर्पोरेशन भी नॉन वायलेंट मूवमेंट था। इस चीज को अपोज करने के लिए इस चीज को अपोज करने के लिए नहीं, चोरा चोरी इंसिडेंट हो गया यूपी के अंदर, जिसमें 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया। कहां पे, पुलिस स्टेशन में। विद पुलिस स्टेशन के साथ ही 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया। ये चीज गांधी जी ने सुनी, गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट छोड़ दिया, ठीक है। अब गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट छोड़ दिया। इसके बाद का अपन एरा देखेंगे 1924 से 1937 इन माय नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट होगा टाइम लाइन से रिलेटेड या कुछ डिस्क्रिप्शन चाहिए होगा तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जय हिंद, थैंक यू। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं डेली अलग अलग वीडियोस लेके आऊँगा। अभी मॉडर्न कंप्लीट होने के बाद मैं मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, देन उसके बाद में अपन एंशिएंट पे आएंगे, देन आई विल डिस्कस टॉपिक्स ऑफ पॉलिटी। थैंक यू।